दोस्तों नमस्कार। लव हैकर कहानी में आपका मैं मनदीप हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर करना। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आज के 18वें एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दिव्यानी और प्रकाश जब अपने बेटे के घर गए थे तो पीछे से आरोही गाड़ी लेकर गई और जब वो वापस लेकर आ रही थी तो उसने गाड़ी को ठोक दिया था। अब वो इसी चक्कर में थे कि कैसे ना कैसे करके उनके आने से पहले गाड़ी को ठीक करवा दे। तभी दिव्यानी और प्रकाश रोशनी से घर से तो निकल चुके थे और वो खुद की गाड़ी से नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने कैब बुक कर ली। कैब में चलते चलते दिव्यानी ने प्रकाश से कहा, घर पर गाड़ी खड़ी है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये किराए की गाड़ी में बैठना होता है आपको। प्रकाश ने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे देखो ना, इस बर्फ के मौसम में मुझसे गाड़ी नहीं चलती। तुमने देखा नहीं शिमला में कितनी बर्फ पड़ रही है और मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। दिव्यानी ने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया और आगे पूछा, ओह, तो क्या बात हो रही थी आपकी आपकी बहू से? किस बात की मुबारकबाद दे रहे थे आप उसे? प्रकाश ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अच्छा वो, अरे वो आरोही की जॉब लग गई है बहुत अच्छी कंपनी में, और उसके प्रोफेसर ने सिफारिश की थी। बहुत खुश हो रही थी। बहुत काबिल बच्ची है सच में, इसीलिए तो मुबारकबाद दे रहा था। उसकी बात सुनकर दिव्यानी की भौहें तन गई। उसने सिर हिलाते हुए देखा, ओह, ठीक है, अच्छी बात है। ये कहने के बाद उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए आगे कहा, घर के कामों में तो जान छूट जाती है इनकी। अब सारा काम फिर से वही करना पड़ेगा और वो जाएगी नौकरी पर। वहीं इसी समय उधर आरोही अपने कमरे में चिंता में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं कार्तिक भी ऐसे मौके पर कहीं चला गया था जिसकी वजह से अब उसकी धड़कन और भी तेज हो गई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और माथे पर पसीना आ रहा था। तभी कार्तिक कमरे में दाखिल हुआ। वो जो अपना काम करने गया था वो निपटा कर वापस आ गया था। उसने आरोही को ऐसे चिंता में इधर उधर चक्कर काटते हुए देखा तो मजाकिया अंदाज में कहा, अरे क्या हो रहा है, तुम इससे चक्कर क्यों काट रही हो? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना भी आ गया था। आरोही ने उसकी बकवास सुनकर बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए पूछा, तुम कहाँ चले गए थे कार्तिक? और मोम डैड आने वाले हैं, तुम्हें पता है अब उनको क्या जवाब देना है? कार्तिक ने बड़ी ही लापरवाही से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, बस यहाँ कुछ काम से गया था। ये कहते वो वहां से आगे बढ़ा और अपने गेमिंग सेटअप के सामने जाकर बैठ गया। उसने गेम लगाई और गेम करना शुरू कर दिया। वहीं उसको ऐसे गेम खेलता देखकर आरोही को गुस्सा आ रहा था। उसने उसकी तरफ हाथ से पॉइंट आउट करते हुए कहा, कार्तिक ये क्या है? मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम आते ही गेम पर बैठ गए। कुछ तो शर्म करो। वहीं उसकी बात सुनते ही कार्तिक ने अपनी कुर्सी उसकी तरफ घुमाई और झूमते हुए आरोही की आंखों में देखकर कहा, अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हारे जैसे बंदर सी शक्ल बनाने से तो ये डेंट ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? उसने आरोही को गुस्से में घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था कि आरोही भी उसको कच्चा ही चबा जाएगी। वहीं कार्तिक के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको आरोही को परेशान करने में भी मजा आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटे सुनते ही कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और आरोही का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, जाओ जाकर देखो, मॉम डैड आ गए हैं। अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। उसकी बात सुनकर आरोही ने गुस्से में उसको घूरा और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। उसकी आंखें और चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो पड़ेगी। उसने दरवाजे की तरफ जाते जाते एक गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे आरोही, घबराने की क्या जरूरत है? तुम्हें मॉम डैड का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। इधर आरोही गेट की तरफ जा रही थी और उसके निकलने के कुछ देर बाद ही कार्तिक भी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और आरोही के पीछे पीछे दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक शैतान मुस्कान थी।
आरोही की सिचुएशन का वो मजा लेना चाहता था। ये कहते हुए उसने खुद को हौसला दिया और मेन गेट पर पहुंच गई। आरोही ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने दिव्यानी और प्रकाश खड़े थे। वहीं दोनों रोशनी की तरफ वापस आ गए थे। दोनों घर के अंदर आए, लिविंग रूम की तरफ चल पड़े। लेकिन जैसे वो लोग गाड़ी के पास से गुजरे, दिव्यानी की नजर गाड़ी की डिग्गी पर पड़ी और उसको वहां बड़ा सा डेंट दिखाई दिया। गाड़ी पर इतना बड़ा डेंट देखकर दिव्यानी के चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर नाराजगी और गुस्सा दिखाई देने लगा था। उसने गुस्से में अपनी भौहें चढ़ाई और चिल्लाते हुए कहा, अरे, ये गाड़ी को क्या हुआ है? किसने ठोकी है ये? किसने ऐसा हाल किया है गाड़ी का? उसके गुस्से भरी आवाज सुनकर आरोही और प्रकाश ने उसकी तरफ घूम कर देखा। तभी प्रकाश की नजर भी उस गाड़ी पर गई। जब वो दोनों पीछे की तरफ से घूमकर कार्तिक के लिविंग रूम में पहुंच गए, देवयानी ने फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे बताओ भी गए, किसने किया है ये सब? प्रकाश, तुम तो गाड़ी लेकर नहीं गए थे ना? ये कहते हुए उसने अपना जवाब पाने के लिए उम्मीद भरी नजरों से आरोही की तरफ भी देखा। वहीं प्रकाश भी दिव्यानी के चेहरे की तरफ देख रहा था, तो कभी आरोही के चेहरे की तरफ। उसने भी आरोही की तरफ देखते हुए थोड़ा प्यार से पूछा, आरोही बेटा, क्या हुआ? कहीं तुम गाड़ी लेके गई थी क्या? आरोही उनके बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई। उसने घबराहट से हड़बड़ाते हुए अब बहाना बनाने की कोशिश करते हुए कहा, वो ये वो इससे आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसको कुछ समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या कहे। तभी उसकी उम्मीद से परे पीछे से एक आवाज आई, ये मुझसे हुआ है। आरोही ने तुरंत उस आवाज की तरफ घूम कर देखा, तो सामने कार्तिक खड़ा था। कार्तिक ने उसका इल्जाम अपने सर पर ले लिया था। ये देखकर उसे बहुत हैरानी भी हो रही थी। वहीं कार्तिक ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी भौहें चढ़ाई। तभी दिव्यानी ने कार्तिक की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे, अरे तुम कौन सी कचहरी के जज लगे हो जो गाड़ी लेकर चलते हो और तुम्हारे बिना दुनिया के अहम मुद्दे के फैसले नहीं होंगे? बताओ मुझे, कहाँ गए थे तुम और क्यों लेकर गए थे गाड़ी? कार्तिक अपनी जगह से आगे बढ़ा और दिव्यानी के पास आ गया। उसने मुस्कुराते हुए दिव्यानी की तरफ देखते हुए कहा, ओ मोम, कई बार भूल हो जाती है। मैं शॉपिंग करने गया था, लेकिन मुझे क्या पता कि ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन दिव्यानी ने फिर भी नाराजगी भरे स्वर में कहा, तो इसका मतलब तुम अब नई गाड़ी का कबाड़ा कर दोगे? वही ये सारी सिचुएशन देखकर कार्तिक की बात सुनकर आरोही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान भी आ गई थी। कार्तिक ने छोटे से झूठ से उसको डांट पड़ने से बचा लिया था। तभी कार्तिक ने दिव्यानी को मस्का मारते हुए कहा, अरे मोम, सारा सामान मैं आपकी फेवरेट स्टोर से लेने गया था। आप भी जानते हैं वहां कितनी लंबी लाइन लगती है और खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि बाइक पर इतना सामान भी नहीं आता ना। तभी उसकी बात सुनकर दिव्यानी ने उसको दोष देते हुए फिर कहा, अरे तो कम से कम गाड़ी को ढंग से तो लगाते, और अगर तुम्हें कहीं और लग जाती तो? उसके बाद सुनकर कार्तिक ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, अरे आप भूल रही हैं, वहां पर इतनी भीड़ है, वहां पार्किंग ही नहीं है मोम। और ये आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं। अब मैं इतनी मेहनत से गया और हद है कि आप मुझे शाबाशी देने के बजाय मुझ पर चढ़ रही हैं। अरे छोटा सा डेंट है, निकल जाएगा ना। तभी प्रकाश ने उन दोनों की बहस को बीच में रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अरे दिव्यानी, छोड़ो ना, अब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसने इतना ही कहा था। दिव्यानी ने उसकी तरफ घूर के देखा। उसकी नजरें अपने ऊपर देखकर प्रकाश तुरंत समझ गया कि दिव्यानी को उसकी बात पसंद नहीं आई। इसलिए उसने थोड़ा डिटेल में समझाते हुए कहा, अरे यार दिव्यानी, मेरा मतलब है सब ठीक हो जाएगा। कहीं किसी को चोट और तो नहीं लगी ना? क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? प्रकाश ने इतना ही कहा था। तभी दिव्यानी ने बीच में बोलते हुए कहा, भगवान ना करे कि ऐसा हो। कैसे मनहूस बातें कर रहे हो आप? क्यों किसी को लगेगी? प्रकाश के कहने के बाद कार्तिक की तरफ देखते हुए उसने आगे कहा, और तुम्हारी जिंदगी तो सुकून हासिल करना ही मुश्किल है। नुकसान का घर बनकर रह गए हो तुम, हमेशा नुकसान करते रहते हो। ये कहने के बाद वो कार्तिक को गुस्से में घूरती हुई घर के अंदर चली गई। प्रकाश भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब वहां सिर्फ आरोही और कार्तिक रह गए थे। आरोही मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कार्तिक की तरफ देख रही थी और आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया अदा कर रही थी।
कार्तिक भी मुस्कुराकर उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनता जा रहा था। कुछ ही देर में दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं बोला और आंखों ही आंखों में देखते रहे। तभी आरोही ब्लश करने लगी और किचन में भाग कर चली गई। वो सामान देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वहीं कार्तिक अपने कमरे में चला गया। आरोही भी पूरा ग्रोसरी सामान देखकर उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई थी। जैसे वो कमरे में गई, कार्तिक ने उसके कदमों की आहट सुनी और कहा, ओह, लगता है मैडम मेरा शुक्रिया अदा करने आई हैं। आरोही बिना कुछ बोले उसके पास चली गई। उसने बगल में बैठते हुए कहा, "हम्म, वैसे तुम हो तो बदतमीज। तुमने बहाना भी सोच लिया। मुझे बता देते तो क्या जरूरत थी, लेकिन तुम तो मुझे बार बार भड़काने की कोशिश कर रहे थे।" उसकी बात सुनकर कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम भी कमरे के अंदर ही शेर हो। मॉम के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाती हो। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि अब उनके सामने कहना ही क्या है। आरोही उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसके बाद सुनने के बाद फिर उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, सही है, क्या करें।" उसकी बात सुनकर कार्तिक मुस्कुरा दिया और फिर उसने कहा, अभी जब मोम डांट रही थी तो उसकी वजह से तुम बच गई। कोई बात नहीं, तो एक काम कर सकती हो तुम अभी पकोड़े बना लोगी तो तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं मान लूंगा। आरोही ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, "हम्म, चाय तो मैं ला सकती हूँ, लेकिन पकोड़ों के लिए सॉरी। तुम्हें पता है पकोड़ों में कितना तेल लगता है।" कार्तिक ने हैरानी से कहा, अरे यार, तुम फिर वही बातें करना शुरू कर देती हो। आरोही ने तुरंत उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, अभी तो एक डांट से बची हूँ, मैं और डांट नहीं सुन सकती। कार्तिक उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी बात पूरी होते ही कार्तिक अपने जगह से खड़ा हुआ। उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर एक काम करते हैं, चलो बाहर चलते हैं, पकोड़े खाकर आते हैं। आरोही ने तुरंत अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या, अब पकोड़े खाने के लिए बाहर चलेंगे? लेकिन तुम्हारा तो हाइजीन का मामला है, सफाई पसंद हो ना तुम। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वहीं आरोही ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चल सकती हूँ।" उसके बाद सुनकर कार्तिक ने कहा, क्या पक्का तुम खा लोगी?" आरोही ने कहा, हाँ, अगर तुम इतने प्यार से लेकर चल रहे हो तो खा लूंगी। कार्तिक ने जानबूझकर फिर कहा, देख लो, वैसे वो ऐसे हाथ गंदे हो ये। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। आरोही ने बीच में ही रोकते हुए कहा, अब तुम ऐसे करोगे तो मैं कैसे खा पाऊंगी। अब चलना है तो चुपचाप चलो। इसके बाद कार्तिक उसके साथ खड़ा हुआ और अपनी बाइक पर उसको साथ लेकर चाय की टपरी की तरफ चल पड़ा, जहां वो अक्सर चाय पीते थे और पकोड़े खाते थे। वहां पर पहुंचते ही उसने पकोड़ों का ऑर्डर दे दिया। जितनी देर में पकोड़े आ रहे थे उतनी ही देर में आरोही को हल्का हल्का पसीना आने लगा। वो अपने पसीने को पोंछ रही थी, क्योंकि वो पहले कभी ऐसे ढाबे पर आई नहीं थी। तभी कार्तिक ने कहा, अरे ऐसे क्या कर रही हो, तुम्हें तो ये सच में सफाई का फोबिया हो गया है। तभी आरोही ने कहा, अरे इसमें फोबिया वाली क्या बात है। अब पसीना आएगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और अब मेरे पास कुछ और नहीं है तो मैं पल्लू से ही तो पसीना साफ करूंगी ना। उसकी बात सुनकर कार्तिक हल्के से मुस्कुरा दिया। चाय के कप की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो चलो ठीक है, अब तो चाय आ गई, चाय पियो, नहीं तो मक्खी गिर जाएगी। उसकी बात सुनकर आरोही ने हल्के से मुस्कुराते हुए चाय का गिलास उठाया और एक चुस्की लेते हुए कहा, ठीक है, अपनी बकवास बंद करो, यहाँ कोई मक्खी नहीं है। तभी वहां पर उनके पकोड़े भी आ गए। कार्तिक ने उसके हाथ से पकोड़े की प्लेट ली और कहा, अरे श्याम भाई, कैसे हो। आरोही ने इसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, वो मुस्कुरा रही थी। फिर उसने पकोड़ों की प्लेट पर एक पकोड़ा लिया और उसको नेकपिन पर रखकर ऑयल निकालने लगी। उसकी हरकत देखकर कार्तिक ने फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो, मैंने कहा था ना, तुम बाहर का नहीं खा सकती। अब तुम ये फालतू के चोंचले कर रही हो। कार्तिक जानबूझकर ऐसा बोल रहा था, तो जानबूझकर आरोही को चिढ़ा रहा था। लेकिन आरोही भी समझ रही थी कि वो क्या करना चाहता है। फिर भी उसने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक, अब चुपचाप है ना पकोड़े पर फोकस करो। ये कहते हुए वो चुपचाप पकोड़े खाने लगे।
उसने अब कार्तिक की सभी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। वो पकोड़े खा रहे थे, तभी आरोही के फोन पर दशरथ का फोन आने लगा था। तभी आरोही ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो। हाँ पापा बोलिए, कैसे हैं आप? दशरथ ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा। तुम्हें किसी काम से फोन किया था? आरोही ने कहा, जी पापा बोलिए, क्या बात है? दशरथ ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, प्लीज इनकार मत करना। उनकी बात सुनकर आरोही ने हैरानी से पूछा, हाँ हाँ बाबा बताइए तो, आप क्या देना चाहते हैं? दशरथ ने उनकी बात सुनकर खुश हो गया। फिर उसने जोर देते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाह रहा था, ये महीना अच्छे से निकल जाएगा। और प्रकाश से अभी बात की थी, उसने मुझे बताया कि तुम्हारी जॉब भी लग गई है। अब जब तुम बाहर जाओगी तो पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ना बेटा। तो मैं तुम्हारा महीने का खर्च डाल रहा हूँ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? आरोही की बात सुनकर थोड़ा सा उसने निराश होकर कहा, पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? नहीं, आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? कार्तिक है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, वो मेरी हर इच्छा को पूरी करता है। आप लोग टेंशन ना ले। आरोही अपने बाबा के सामने कार्तिक की जी भरकर तारीफ कर रही थी। वहीं उसकी पूरी बातें सुनकर कार्तिक उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। वो समझ रहा था कि सिर्फ उसकी इज्जत बचाने के लिए आरोही कितने झूठ बोल रही है। इसलिए उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो अब ऐसा क्या करेगा कि उससे आरोही को विश्वास भी हो जाए कि वो सच में ही दिल का अच्छा लड़का है। जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी कहानी लव हैकर के साथ। दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।